हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो आज हम लोग कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। क्योंकि इस चैप्टर से मतलब बहुत ज़्यादा इवन हम कह सकते हैं 100% चांसेस हैं जितने हम इस चैप्टर के आपको क्वेश्चंस कराने वाले हैं, क्वेश्चन बनने के, चाहे आपका लॉन्ग में बने या शॉर्ट में बने, लेकिन आपका इससे क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, हो सकता है इस चैप्टर को ही कराने में 3 से 4 दिन या हो सकता है 5 दिन भी लग जाए, तो देयर इज नो नीड टू टेक टेंशन। चुपचाप से पढ़ते रहिएगा, सारे चैप्टर्स को एक एक करके हम लोग आराम आराम से पढ़ते चलेंगे, है ना। बाकी आपका पेपर 1 और पेपर 2 का कोर्स, पीडीएफ कोर्स आपका ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जो कि आप पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से जा करके। और रेफरल कोड में आपको क्या यूज़ करना है, रेफरल कोड में आपको यूज़ करना है पीजी पॉइंट, और वहाँ से आप ये कोर्स क्या कर सकते हैं बेटा, परचेज कर सकते हैं, है ना। तो ये कोर्स आप ले लीजिए, इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर दे रखा है, मॉक टेस्ट दे रखे हैं आपको, तो वो सब जब आप सॉल्व करोगे ना, तो उससे बाहर से आपका पेपर नहीं आना। और मिलता जुलता क्वेश्चन मिलेगा आपको, है ना, चाहे जैसे मिले। हो सकता है लॉन्ग वाले क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके शॉर्ट में पूछ दे, या शॉर्ट के 2 क्वेश्चन मर्ज करके लॉन्ग में पूछ दे। इवन बस उन्हीं टॉपिक्स, उन्हीं से क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में। तो अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो जाइए ले लीजिए जा करके, कोई इतनी कॉस्ट नहीं है। अगर आप 1,30,000 तक लमसम आपका पूरा खर्चा आता है भाई बीएड करने में, अगर आप ये कर सकते हैं तो 300 रुपये खर्च करने में कोई बड़ी बात नहीं है ना। 300 भी नहीं, इवन हमको लगता है इस समय 100 कुछ का है कोर्स, है ना, एक पेपर का। तो अगर आप चाहो तो ले सकते हो। ठीक, एक छोटी सी जानकारी एक। आइए शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। पीजी पॉइंट ऐप तो आप इंस्टॉल ही कर लीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ मैं कॉपीराइट इशू के पीछे नहीं दे पाऊंगी आपको टेलीग्राम पे, सॉरी फॉर डैट। तो आपको अगर ये पढ़ना है तो आप एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की यदि मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि सूचना सेवा से आप क्या समझते हैं, इंफॉर्मेशन सर्विस से आप क्या समझते हैं और इसका क्या उद्देश्य है, ये स्पष्ट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि सूचना सेवा क्या होती है। अगर मैं निर्देशन कार्यक्रम में सूचनाओं का बहुत बड़ा अधिक महत्व, निर्देशन की बात करूं यानी कि गाइडेंस की बात करूं, तो इसमें इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल है। सीधी सी बात है भाई, सूचनाओं की जानकारी छात्र एवं निर्देशन प्रदाताओं दोनों के लिए आवश्यक है। भाई जब हमें सूचनाएं, मतलब जब हमारे पास जानकारियां होंगी, सूचना होगी उस क्षेत्र के विषय में, तभी तो हम बालकों को या बच्चों को उस चीज के से संबंध में निर्देशन प्रेषित कर पाएंगे, है ना। तो एज अ टीचर जब हमको सूचना, जैसे मान लो कि ऑफिस से बताया गया कि कल बच्चों को हाफ डे होना है, तो जब ये हमको ऑफिस से इंफॉर्मेशन मिली, सूचना मिली, तभी तो हमने बच्चों को निर्देशित किया कि बेटा आपका कल से जो है छुट्टी है, या कल से स्कूल की टाइमिंग बदल रही है, या कल आपका हाफ टाइम रहेगा स्कूल। तभी तो हम जानकारी दे पाए ना बच्चों को, तभी तो हम निर्देशित कर पाए ना उस विषय में। तो इसीलिए कहा गया है कि निर्देशन कार्यक्रम के लिए सूचनाएं क्या है, बहुत जरूरी है। व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सूचनाओं की आवश्यकता होती है। हर हम लोगों की लाइफ के, हम कह सकते हैं हर एक क्षेत्र में, जीवन में हम लोगों की सूचना की आवश्यकता होती है। भैया हम कहीं जा रहे हैं, हमको वहाँ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, कि पता चले हमको जाना है शॉपिंग के लिए, हमको उस जगह का रास्ता ही नहीं पता है जिस दुकान हमको जाना है, तो इसकी भी जरूरी जानकारी होनी चाहिए हमको। निर्देशन के क्षेत्र, अब किसी ने हमसे कहा भैया गूगल मैप से देख लो, अब पता चले गूगल मैप, हम लोगों की आईडी भी तो बनी होनी चाहिए ना, चलाना आना चाहिए। तो वही बात कही गई कि व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सूचनाओं की आवश्यकता होती है। निर्देशन के क्षेत्र में सूचनाओं का महत्व किस तरीके से देखा जा सकता है, आइए समझते हैं। पहला, सूचना सेवा छात्र को विश्वसनीय तरीके से सूचनाएं प्रदान करती है। इन सेवाओं के माध्यम से आवश्यक, उपयोगी तथा संगत एवं समुचित जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। सूचना संप्रेषण की क्रिया अल्पव्ययी बनाई जा सकती है। सूचनाओं के द्वारा छात्र में वांछनीय स्तर की संवेदनशीलता का विकास किया जा सकता है, जिससे छात्र स्वयं को जानने, समझें और उसकी संभावनाओं के लिए आवश्यक कदम भी उठा सकें। इन सेवाओं के द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग? एक तो जो सूचनाएं होती हैं उसको हम कह सकते हैं जो जुड़ी हुई होती है शिक्षा के क्षेत्र से, जिनको हम क्या कहते हैं, जो मतलब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई सूचनाएं होती हैं, उनको हम कह सकते हैं, उन सूचनाओं को शैक्षिक सूचनाएं, क्या कह सकते हैं बेटा, शैक्षिक सूचनाएं कह सकते हैं। जो व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़ी हुई सूचनाएं होती हैं, क्या किससे भैया, जो आपकी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़ी हुई सूचनाएं होती हैं उनको हम कहते हैं व्यवसायिक सूचनाएं। और जो समाज से जुड़ी हुई सूचनाएं होती हैं उनको हम कहते हैं व्यक्तिगत सामाजिक सूचनाएं। शैक्षिक निर्देशन में आवश्यक
जो सूचनाएं होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, आइए हम इनको समझते हैं। तो शैक्षिक निर्देशन में जो आवश्यक सूचनाएं होती हैं वो सबसे पहले तो शिक्षा अवधि से संबंधित सूचनाएं, जैसे कि हमने आपसे कहा कि बेटा बीएड का पेपर इस बार कैसा होगा, आपका सब्जेक्टिव मोड में होगा। तो ये जो हमने आपको सूचना दी, तो इससे क्या हुआ, आपको एक निर्देशन मिला कि हाँ अब हमको अपनी तैयारी इस तरीके से करनी है। तो जो ये सूचना, जो ये वीडियो हमने बनाया था, तो ये आपका शैक्षिक सूचनाओं से संबंधित सूचनाएं के अंतर्गत आ जाएगा, है ना बेटा। फिर देखो विभिन्न शिक्षण संस्थाएं, जैसे विद्यालय हो गया आपका, यूनिवर्सिटी, व्यावसायिक तकनीकी संस्थान, पॉलिटेक्निक स्कूल और शिक्षा प्रशिक्षण से संबंधित सूचनाएं। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध विभिन्न पाठ्यक्रमों के संबंध में सूचनाएं। विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेशार्थ निर्धारक शैक्षिक अर्हताएं संबंधी सूचना। अब जैसे आपको पता है कि सीटेट का फॉर्म अब कौन कौन भर सकता है भैया, बीएड हो चाहे डीएलएड हो, कोई भी बच्चा हो जो इस बार एडमिशन ले भी चुका है, यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का भी स्टूडेंट है वो भी भर सकता है। तो ये क्या है, आपकी शैक्षिक अर्हताएं ही तो हैं। अगर आपको सीटेट का पेपर पास करना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज ही तो हैं। तो ये सूचना भी आप तक पहुंची, है ना। तो आपको पता चला। अब जैसे मान लो आपको अगर एमएड करना, या अगर मान लो आपको मान लो भैया कोई ग्रेजुएशन का कोर्स करना है, तो आदमी क्या कहेगा, भैया आपका 12th होना चाहिए तब आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। ऐसा थोड़ा ना कक्षा 5 का बच्चा आकर के ग्रेजुएशन कर ले। तो ये क्या है, शैक्षिक अर्हताएं हैं। इनकी जानकारियां भी हमको सूचनाओं के माध्यम से मिलती हैं, तभी हम उसको निर्देशन का रूप दे पाते हैं। पाठ्यक्रम में प्रयोग में लाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियां, नियुक्त अध्यापकों तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों में सफलता सूचक प्राप्त अंकों के बारे में भी सूचनाएं दी जाती हैं। उसके बाद में व्यवसाय के महत्व के विषय में यदि मैं बात करूं, तो सबसे पहले कार्य की प्रकृति, यानी कि कार्मिकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों और उनकी विविधता आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। कार्य की दशाएं, यानी कि बाह्य एवं आंतरिक स्थितियां, कार्य एवं समय के साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों का स्तर तथा संगठन आदि के संबंध में सूचनाएं होती हैं। आवश्यक शारीरिक योग्यताओं की अगर मैं बात करूं, तो संवेगात्मक स्थिरता, मानसिक स्थिरता, व्यक्तित्व संबंधी अपेक्षित गुण आदि की सूचनाएं प्रदान की जाती। आवश्यक तैयारी की अगर मैं बात करूं, तो व्यवसाय हेतु आवश्यक सामान्य शैक्षिक योग्यता व प्रवेश संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है। पद उन्नति के अवसर की अगर मैं बात करूं, तो व्यवसाय में उपलब्ध प्रशासनिक तथा पर्यवेक्षण संबंधी उत्तरदायित्वों संबंधी व्यवसायों एवं अवसरों के संबंध में उल्लेख किया जाता है। उसके बाद में क्षतिपूर्ति की अगर मैं बात करूं, तो इसमें औसत वार्षिक आय, भुगतान पद्धतियां, बोनस, विशिष्ट लाभ इत्यादि का वर्णन होता है। लाभ और हानि की बात की जाए, तो व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं, हानि की संभावनाएं के विषय में जानना, है ना, और इन सब चीज़ों के विषय की जानकारी होना। लेकिन ये कब की बात है, ये आपके भैया व्यवसाय क्षेत्र में सूचनाएं का यहाँ पे उल्लेखन किया गया है ना। अब देखो, तो सबसे पहले क्या होता है कि उनकी एक सूची तैयार की जाती है तथा उनके संबंध में व्यापक वर्णन भी रखना पड़ता है, जिसमें सूचनाओं की शुद्धता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता के स्तर को ज्ञात किया जा सके। व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की सूचनाओं का विवरण प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगर आपको किसी को व्यक्तिगत निर्देशन देना है, यानी कि पर्सनली गाइडेंस देना है, तो सबसे पहले आपको उसके विषय में तो पता होना चाहिए ना। अब जैसे मान लो मैं आपको निर्देशित कर रही हूँ कि बेटा आपके बीएड में ये जैसे मान लो हमने पीडीएफ का कोर्स दिया है आपको, तो वो क्या है, एक प्रकार का निर्देशन ही तो है वो कोर्स। क्यों मैम? क्योंकि उसी से तो आपका क्या होगा भैया, व्यक्तिगत निर्देशन ही हम आपको रोज देते हैं ना करके वीडियो के माध्यम से, कि अगर आप लोग इस तरीके से तैयार करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो ये क्या है, लेकिन हमको आप लोगों के विषय में सूचनाएं पता है ना। क्या सूचनाएं पता है कि हमारी जो पीजी पॉइंट की ऑडियंस है वो बीएड कर रही है, मैक्सिमम बच्चा यहाँ सीएसजीएमयू का है, तो हम आपको उसी के संबंधित वीडियो देते हैं। क्यों? क्योंकि यही सूचनाएं हमारे पास हैं, तो हम उससे संबंधित आपको एक तरीके से निर्देशन दे पा रहे हैं। बाकी व्यक्तिगत निर्देशन के लिए क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भैया, आपको अपने बच्चों को निर्देशित करना होगा पढ़ाते समय, तो वो समझिए कि व्यक्ति के मित्रों के संबंध में सूचनाएं पता होनी चाहिए, उनकी रुचियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसकी इंसान की रुचि, इंटरेस्ट क्या है। व्यक्ति के पारिवारिक जीवन से संबंधित सूचनाएं पता होनी चाहिए, व्यक्ति के निजी जीवन, सामान्य, उसके बाद में शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक संतुलन संबंधी विशिष्टताओं को अभिव्यक्त करने वाली घटनाओं के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। सेवार्थी के परिचित सगे संबंधियों अथवा रिश्तेदारियों से संबंधित सूचनाएं होनी चाहिए। छात्र के परिवार के सदस्य, अध्यापक, अनुदेशन इत्यादि से संबंधित सूचनाएं होनी चाहिए। सूचना सेवाओं के उद्देश्य की अगर मैं बात करूं, सूचना सेवाओं के उद्देश्य आपके कुछ इस प्रकार से हैं कि सूचना के विभिन्न
स्रोतों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने में छात्रों की सहायता करना, है ना। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य निर्देशन की क्रिया को वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक बनाने में सहायता प्रदान करता है। देखो, हमें अगर ये पता है कि जैसे मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं तो हम आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे। अब एक इंसान आया हमारे पास, उसने हमसे कहा कि मैम हम डीएलएड कर रहे हैं, तो हम डीएलएड वाले बच्चे को उस हिसाब से गाइड करेंगे, है ना। हमारे पास एक बच्चा आया, कहने लगा कि मैम हम बीएलएड कर रहे हैं, तो हम बीएलएड वाले बच्चे को उस हिसाब से गाइड करेंगे। तो ये तब जो विधि है हमारी वो थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप ले लेती है। कहने का आशय ये है कि सूचनाएं जो होती हैं उनसे हमारे निर्देशन को एक वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक रूप मिलता है। निर्देशन प्रदाता द्वारा छात्रों को एक ही स्थान पर समय एवं धन का दुरुपयोग किए बिना सूचनाएं उपलब्ध कराना सूचना सेवा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अद्यतन विश्वसनीय एवं शुद्ध सूचनाओं का विवरण रखना, जिससे छात्र उनका प्रयोग क्या करें, समुचित रूप से कर सकें। निर्देशन कार्यकर्ताओं एवं छात्रों को स्वयं के प्रयत्नों के माध्यम से विशुद्ध एवं विश्वसनीय सूचनाएं एकत्रित करने, उन्हें भली भांति समझने तथा उनके निहितार्थों का मूल्यांकन करने हेतु उचित प्रकार के प्रशिक्षण तथा ओरिएंटेशन कार्यक्रमों को आयोजित करना भी इन सेवाओं का उद्देश्य होता है। विद्यालयों तथा विद्यालयों के बाहर संगठित सेवाओं का एक उद्देश्य ये भी होता है कि वे सूचनाओं का संकलन समुचित रूप से करें तथा उन्हें उनकी प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत करने में सहायता प्रदान करना। अब देखो, ये इतना बड़ा तो लॉन्ग आंसर था, हमने आपको पूरा पढ़ा दिया। प्रश्न में हमसे पूछा क्या गया था कि सूचना सेवा से आप क्या समझते हैं, जिसके अंतर्गत हमने आपको शैक्षिक सूचना सेवा, है ना, उसके अंदर व्यक्तिगत सेवाएं क्या होती हैं, उसके बाद में आपकी सामाजिक सेवाएं क्या होती हैं, व्यावसायिक सेवाएं क्या होती हैं, ये सब पढ़ाया। उसके बाद में इनके क्या उद्देश्य होते हैं, हमने ये पढ़ाया। तो इस तरीके से आप भी हेडिंग डाल करके अपने तरीके से आंसर को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सूचना सेवा की कार्यविधि का वर्णन करो। जो आपकी इंफॉर्मेशन सर्विस होती है इसकी कार्यविधि का वर्णन करना है। तो देखो, जब तक आप इनको पढ़ोगे नहीं, है ना, तो कैसे लिख करके आओगे। मान लो एमसीक्यूज थे, हमने आपको 4000 एमसीक्यूज करवा, मान लो हमने आपको भैया पेपर तक 10,000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करा दी, तो 10,000 में से क्या 100 एमसीक्यूज नहीं फंसेगा, फंस जाता था। हम इस तरीके से आपको पढ़ाते थे, 5-5 हज़ार प्रैक्टिस करवा देते थे क्वेश्चंस की। लेकिन अब तो ये थ्योरेटिकल पेपर है ना। जब हम आपको खूब सारी थ्योरी पूरी पढ़ाएंगे तब आप अच्छे से अपने आंसर को अपने शब्दों में लिख पाओगे। तो इसलिए हमारी आपसे एक और रिक्वेस्ट ये है कि पेपर 2 और पेपर 1 दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है और दोनों में पहले हमने किताब से जो है कुछ क्लासेस करवाई हुई हैं, तो उन क्लासेस को आप ज़रूर देख लीजिएगा। वो क्लासेस आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है देख लीजिएगा। आगे शुरू करते हैं आज का आपका क्वेश्चन नंबर 2, सूचना सेवा के कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो सूचना सेवा की कार्यविधि के विषय में अगर हम बताएं, सूचना सेवा की कार्यविधि अत्यंत वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ होती है। कैसी होती है बेटा? अत्यंत वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ होती है। इस सेवा का मुख्य कार्य क्या होता है? मतलब जो आपकी सूचना सेवा होती है इसका मेन जो काम होता है, जो मुख्य कार्य होता है, वो होता है नई नई जानकारी को यानी कि नवीनतम सूचनाओं का शुद्ध एवं विश्वसनीय तरीके से एकत्रीकरण एवं उनका वर्गीकरण करना, और वर्गीकरण करने के बाद में यानी क्लासिफिकेशन उनका क्लासिफाई करने के बाद में जो सूचनाएं होती हैं इनका विवेचन और प्रस्तुतिकरण करना। सूचना सेवा के संदर्भ में इन्हें 3 चरणों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन से 3 चरण? पहला आपका सूचना का संकलन करना, मतलब जानकारी को इकट्ठा करना। उसके बाद में उस जानकारी को प्रदर्शित करना, सूचना का प्रदर्शन करना। फिर सूचना संक्रमण एवं मूल्यांकन करना, है ना, कि वो जानकारी जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, बच्चों के परिप्रेक्ष्य में कैसी है। सूचना का संकलन का मतलब होता है इसमें शैक्षिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं के संपर्क कायम करने यथार्थ सूचना एकत्रित की जाती है। बाद में प्राप्त सूचनाओं को विभिन्न दृष्टियों से वर्गीकृत किया जा सकता है। अरे जैसे मान लो इंटर के बाद किसी ने कहा कि मैम हमको बीबीए करना है, हमने बीबीए से संबंधित 4 कॉलेज बता दिया। फिर एक बच्चे ने कहा मैम हमको बीसीए करना है, हमने कहा बीसीए बेटा इन चारों में ये 2 कॉलेज ज़्यादा बेहतर हैं, आप इनमें देख लो, है ना। तो वही बात है कि पहले तो मुझसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा कर लें कि कौन सा स्कूल अच्छा, कौन सा कॉलेज अच्छा है, या हम कौन सा बिजनेस करने जा रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जिस जगह पर हम बिजनेस करने जा रहे हैं उस जगह के लिए ये बिजनेस ठीक है या नहीं है ना, या हमें कोई और
बिजनेस करना चाहिए या वहाँ पर इन चीज़ों की दुकानें नहीं है। तो वो सब चीज़ें जानकारी इकट्ठा करना, सही स्वरूप देना उनको, ये क्या है, सूचना का संकलन करना, मतलब संकलित चीज़ों को इकट्ठा करना, एकत्रित करना। फिर सूचना का प्रदर्शन करना, जैसे द्वितीय चरण में वर्गीकृत सूचनाओं को कंप्यूटर, वीडियो, प्रकाशित अथवा टंकित आदि सामग्रियों के रूप में प्रदर्शित करने के लिए रखा जाता है। सूचना को विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शित भी किया जा सकता है, जैसे पुस्तकालय हो गया, आपका वाचनालय हो गया, इन जगह पे। उसके बाद में तीसरा पॉइंट होता है आपका सूचना का संक्रमण एवं मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग द्वारा सूचनाओं को छात्रों तथा निर्देशन प्रदाताओं तक पहुंचने की व्यवस्था की जाती है और सूचनाओं के मूल्यांकन करने की क्षमता का विकास करने के लिए समुचित प्रशिक्षण कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। इस चरण में छात्रों को सूचनाओं के निहितार्थ को समझने में सहायता प्रदान करना है। उसके बाद में सूचनाओं का प्रसारण करना, मतलब लोगों तक वो जानकारियों को पहुंचाना। अब जैसे CSGMU से बीएड की नोटिस रिलीज हुई, तो सबसे पहले हमारा चैनल था आपको जिसने ये बताया कि आपका एग्जाम मोड सब्जेक्टिव रहने वाला है। तो कहने का आशय ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, हमने उसको क्या किया, अपने बच्चों तक प्रसारित किया, प्रेषित किया यूट्यूब के माध्यम से, है ना। तो विभिन्न स्रोतों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक सूचना एकत्रित करके उसका वैज्ञानिक विधि से श्रेणी विभाजन करने और पंजीयन करने से ही व्यावसायिक सूचना केंद्र का कार्य पूरा नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन रिलीज हो गई वहां पर यूनिवर्सिटी की तरफ से और वो अगर आपकी तक ना पहुंचे, ये CSGMU अपनी वेबसाइट पे ना डाले ऑफिशियल, तो वो कैसे जो है आप तक पहुंचेगी, तो उसको सही स्वरूप नहीं माना जाता है। वास्तविक कार्य तो एकत्रित सूचनाओं को छात्रों तक पहुंचाना है। एक्चुअल कार्य क्या, एक्चुअल कार्य तो है कि वो जो नोटिस है उसकी जानकारी हम आपको अच्छे से समझा पा रहे हैं, वो है एक्चुअल कार्य, है ना। यदि एकत्रित सूचनाएं सूचना केंद्र की चार दीवारी तक ही सीमित रह जाए, मान लो VC ने वहां के साइन कर दिया उस वही यूनिवर्सिटी वाले लेटर पे, और वो वही ऑफिस में ही रखा रहे, उस चीज को किसी तक तीसरे इंसान तक ना पहुंचा दिया जाए, या ऑफिशियल वेबसाइट पे ना डाला जाए, या हम आपको वीडियो के माध्यम से ना बताते, तो क्या उस बात का कोई मीनिंग होता, नहीं होता। आप लोग एज इट इज कंफ्यूज रहते। तो कहने का आशय ये है कि जो भी हमें जानकारियां इकट्ठा हुई है सूचना केंद्र की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, है ना। तो अगर वो ऐसा होंगी, यानी कि अगर वो सीमित रहेंगी उन्हीं चार दीवारी में, तो वो सेवाएं वो हमारे लिए क्या, निरर्थक हैं, बेकार हैं। इनका पूरा उपयोग छात्र तथा छात्राओं व अभिभावकों द्वारा किया जाना चाहिए। इसलिए सूचनाएं तथा तक निम्नलिखित तरीकों से पहुंचाई जा सकती है। अच्छा, अब सूचना को प्रसारण करने के लिए कौन कौन से तरीके। पहला, अनुस्थापन, वार्ताएं एवं भाषण के द्वारा। जैसे मैं आपको सपोज दैट मैं आपको क्लास में क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो हम बीच बीच में अपने PDF कोर्स की जानकारी आपको दे रहे हैं ना। तो एक तो ये भी तरीका हो गया कि हम आपको बता रहे हैं। दूसरा, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कहा प्रदर्शनी के माध्यम से, जैसे करियर सम्मेलन व प्रदर्शनी के माध्यम से भी व्यावसायिक सूचना छात्रों, शिक्षकों तथा अभिभावकों को दी जा सकती है। दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा, जैसे कि मान लो एड्स ब्रेक आते हैं ना, देखो कितनी अच्छी अच्छी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है उनके टीवी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, इनके ब्रेक आया करते हैं, ऐड आया करते हैं ना। तो इसके द्वारा भी क्या होती है, यहाँ से भी सूचनाओं को प्रेषित किया जा सकता है वार्तालाप के द्वारा। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी से वार्तालाप हो रही है, या भ्रमण के दौरान आपने कोई पोस्टर लगा देख लिया, या वहाँ के लोगों के द्वारा आपने वहाँ की बड़ाई सुन ली, है ना। पुस्तकालय के द्वारा, सूचना पट्ट के द्वारा और विद्यालय विषयों के द्वारा, कार्य निर्धारण के द्वारा आप ऐसी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है नियोजन सेवा से आप क्या समझते हैं। और क्या है कि भैया विद्यालय के नियोजन संबंधी कार्यों एवं उत्तरदायित्वों पर प्रकाश डालिए। या दूसरा क्वेश्चन आपका यही कैसे पूछा जा सकता है कि अनुस्थापन सेवा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बेटा, 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नियोजन सेवा की अगर मैं बात करूं तो परामर्श एवं निर्देशन सेवाओं में नियोजन सेवा का स्थान बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम्फ्रीज तथा ट्रैक्सलर ने कृत्य नियोजन की परिभाषा करते हुए क्या कहा कि एक विद्यार्थी की व्यावसायिक समस्याओं के समाधान में सहायता करते समय परामर्शदाता का मुख्य ध्येय ये होता है, क्या होता है कि वह विद्यार्थियों को उसके लिए सबसे उपयुक्त कृत्य में प्रवेश में सहायता करे। ये सहायता सामान्यतः नियोजन अथवा विशिष्ट रूप से कृत्य नियोजन के नाम से पुकारी जाती है। इंग्लिश के अनुसार क्या कहा गया कि सामान्यतः नियोजन शब्द का अर्थ एक श्रमिक को इसके लिए बहुत उपयुक्त कृत्य प्रदान करने से लिया जाता है। आगे नियोजन को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि उपयुक्तता में कृत्य के अनुरूप व्यक्ति की योग्यता एवं व्यक्ति का
संतोष मिलता है। इस प्रकार नियोजन में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, यानी कि किन्हीं दो चीज़ों को नियोजित करना, मतलब नियोजन के अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो क्या बताया गया, कृत्य के लिए उपयुक्तता, यानी कि कार्य के लिए जानकारी, और साथ में व्यक्ति के संतोष होना। ठीक है, हम ये कार्य करने जा रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग मुझे एक सेटिस्फैक्शन तो मिलनी चाहिए ना। इसके अतिरिक्त जो आपके एंड्रयू तथा विली थे, इन्होंने नियोजन सेवा के बारे में कहा कि स्थानांतरण या नियोजन सेवा से अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से है जो विद्यार्थी को उसके प्रशिक्षण संपूर्ण या आंशिक रूप से अपनाए गए व्यवसाय या अतिरिक्त शैक्षिक प्रशिक्षणों को चुनने में तथा इसके पश्चात उपयुक्त समायोजन के लिए सहायता दी जाती है। फ्लाउलिक ने कहा कि स्थानन बोलो या नियोजन सेवा का संबंध विद्यार्थियों को अगला कदम उठाने में सहायता करने से, चाहे वह कुछ भी हो। इस प्रकार की स्थानन या नियोजन सेवा विद्यार्थियों को व्यवसाय प्राप्त करने में सहायता करती है और ये सहगामी पाठ्यक्रियाओं में विद्यार्थियों को उनको सही स्थान ढूंढने में भी सहायता करती है। नियोजन सेवा व्यक्ति को किसी कृत्य एवं व्यवसाय को प्राप्त करने के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रक्रम या साधन है। व्यक्ति को सबसे अधिक उपयुक्तता व्यवसाय में समायोजित करना एवं उसके कल्याण का कार्य करना है नियोजन सेवा का ये क्या है, लक्ष्य है। नियोजन सेवाएं आपकी दो प्रकार की होती है, बहुत अच्छी से समझिएगा। कौन कौन से दो प्रकार, एक तो होती है आपकी बेटा शैक्षिक नियोजन और दूसरी कौन सी होती है, कृत्य नियोजन। आइए समझते हैं एक एक करके। तो छात्रों के व्यावसायिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक नियोजन की व्यवस्था की जाती है। मतलब कि हाँ, बच्चा बड़ा होगा तो क्या करेगा, जॉब की तरफ जाएगा, तो उसके लिए भैया जॉब वो तभी कर पाएगा ना जब वो उनकी अर्हताओं को पूरा कर पाएगा, यानी कि उनके एलिजिबिलिटीज को पूरा कर पाएगा, उसके अंदर कोई ना कोई स्किल होगी। तो भैया शैक्षिक नियोजन की व्यवस्था की जाती। कृत्य नियोजन प्रदान करते समय व्यक्ति की शैक्षिक पृष्ठभूमि एवं उसके अनुभव को ध्यान में रखा जाता है। कई बार व्यावसायिक नियोजन शब्द भी प्रयुक्त होता है जिसका अभिप्राय समाज और व्यक्ति के हितों के अनुरूप व्यक्ति की योग्यता एवं रुचि को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त व्यवसाय तलाश करने में सहायता करना है। इस दृष्टि से भले ही शैक्षिक एवं कृत्य नियोजन पर अगला विचार करना उचित हो, पर वस्तुतः दोनों का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि बिना उचित शिक्षा या प्रशिक्षण के व्यक्ति के लिए उपयुक्त व्यवसाय प्रदान करने का कार्य कठिन। नियोजन पर शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन के संदर्भ में विचार करना ही उचित रहेगा। उसके अलावा विद्यालय के नियोजन संबंधी कार्य एवं उत्तरदायित्व। शिक्षा की सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से नियोजन में सहायता करना विद्यालय का क्या है, कर्तव्य है। इस संबंध में शिक्षा संस्थाओं के प्रशासनिक अधिकारियों के अलग अलग विचार हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार शिक्षा संस्थाओं का कार्य मात्र क्या है, शैक्षिक है। नियोजन सेवा की जिम्मेदारी उनके कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आती है। इसके विपरीत दूसरे प्रशासनिक अधिकारी ऐसा मत व्यक्त करते हैं कि शिक्षा के पाठ्यक्रम के औचित्य, उसकी व्यवहारिक उपयोगिता तथा संस्था के स्थान के मूल्यांकन की दृष्टि से अपने वर्तमान छात्रों एवं भूतपूर्व छात्रों के नियोजन सेवा प्रदान करने का उत्तरदायित्व शिक्षा संस्थाओं को लेना चाहिए। वर्तमान विचारधारा के अनुरूप नियोजन की व्यवस्था करने एवं उसमें सहयोग प्रदान करने से शिक्षार्थी एवं शिक्षा संस्थाओं दोनों को लाभ पहुंचता है। विद्यालय में नियोजन कार्यालय भी स्थापना एवं नियोजन परामर्शदाता की व्यवस्था नियोजन के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए होनी चाहिए। नियोजन सेवाओं के उपलब्ध कराने में शिक्षा संस्थाओं के प्रति छात्रों का विश्वास एवं आस्था बढ़ेगी और उन्हें ये जानकर गर्व होगा कि उनकी शिक्षा संस्था उनके कल्याण में कितना रुचि लेती है। साथ ही इस सुविधा से युक्त संस्था की प्रतिष्ठा समाज में बढ़ जाती है। नियोजन कार्य में शिक्षा संस्थाओं का स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वे छात्रों की योग्यता, अनुभवों एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि से प्रभावित से अधिक परिचित होती हैं। और इसका ये अर्थ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि विद्यालय अकेले ही इस सेवा को प्रदान कर सकता है। इसके लिए विद्यालय को जो है उद्योग, प्रशासन एवं अन्य सामाजिक सार्वजनिक उपकरणों के सहयोग से भी कार्य करना पड़ेगा। कुल मिला के नियोजन का मतलब ही नियोजन का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है, प्लानिंग। तो कहने का यहाँ पर पूरा आशय ये है कि जो हमारे स्कूल के बच्चे होते हैं ना, जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको भी जीवन में आगे का प्लान करना सिखाइए। जैसे मान लो कोई बच्चा है वो आगे कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसके संबंधित क्या नियोजन हो सकता है, उसको इस चीज़ से भी रूबरू करवाना। ये एक शिक्षक का, एक विद्यालय का, एक कॉलेज का क्या है, नैतिक कर्तव्य है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक आप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है निर्देशन सेवा में कौन कौन से कर्मचारी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
निर्देशन जो सेवाएं होती हैं, जो हम लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, तो क्या ये सिर्फ टीचर का ही काम है या पुलिस अधिकारियों का भी काम है या मैम माँ बाप का भी काम है? तो वही बात है यहाँ पर कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जो बच्चों को गाइड करने में या निर्देशन सेवाओं में भाग लेते हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कही कि प्रधानाचार्य एवं अध्यापक की निर्देशन संबंधी भूमिका को स्पष्ट करो। मतलब वैसे तो बहुत सारे कर्मचारी निर्देशन का कार्य करते होंगे, लेकिन जो एक टीचर होता है और जो एक प्रिंसिपल होता है, उसका गाइडेंस के रूप में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये समझाना है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से कर्मचारी जो हैं वो निर्देशन सेवाओं में भाग लेते हैं। तो विशेषज्ञ जो कर्मचारी होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं? प्रधानाचार्य, अध्यापक, करियर मास्टर होते हैं, निर्देशक, निदेशक, परामर्शदाता होते हैं, मनोवैज्ञानिक, तकनीकी सहायक, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और शारीरिक शिक्षक जो होते हैं वो आपके एक तरीके से विशेषज्ञ कर्मचारी होते हैं निर्देशन के क्षेत्र में। और सामान्य कर्मचारियों की अगर मैं बात करूं तो अप्रशिक्षित, मतलब ये तो जो लोग थे ये पढ़े लिखे, मतलब प्रशिक्षित लोग थे, उस चीज़ में ट्रेंड लोग थे। अप्रशिक्षित का मतलब हो गया जो उस चीज़ में स्पेशली ट्रेंड नहीं है, लेकिन वो हमको हर एक पल जीवन के हर एक मोड़ पे, जीवन के हर एक पहलू पे हमको निर्देशन दे रहे हो। अब जैसे हमारे माता पिता हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, गाइडर हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, अब ज़रूरी थोड़ी ना कि हमारे पेरेंट्स पीएचडी करें हो। भाई हमारे पेरेंट्स मान लीजिए उस समय में इतना फोकस नहीं किया, उन्होंने केवल 8वीं कक्षा पास कर रखी है ना, उन्होंने पीएचडी नहीं कर रखा है, तो क्या वो हमको गाइड नहीं करते हैं? करते हैं। हमें तो हर पल जीवन के हर एक पहलू पर, हर एक मोड़ पर, हर एक अवस्था पे हमारे साथ रह करके हम लोगों को क्या करते हैं? निर्देशन प्रेषित करते हैं। उनका जो अनुभव होता है हम लोगों के संग साझा करते हैं। जो हमारे वार्डन होती हैं, जो हमारे पुस्तकालय के अध्यक्ष होते हैं, जो जरूरी नहीं है कि वो प्रशिक्षित हों, वो ट्रेंड हों उस चीज़ में, वो अनट्रेंड भी नहीं है, वो वहाँ पर ट्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी हमको गाइडेंस दे रहे हैं ना। तो ये सब क्या है भैया? ये सब निर्देशन सेवाएं जो हम लोगों को प्रदान करते हैं वो कर्मचारी हैं। यानी कि हमारे माँ बाप, हमारे अभिभावक, हमारा वार्डन, हमारा पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रशिक्षित जो लोगों के अंतर्गत में प्रधानाचार्य, अध्यापक, करियर मास्टर, निर्देशक, परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक, तकनीकी सहायक, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और शारीरिक शिक्षक, ये सब क्या है? निर्देशन सेवाएं प्रदान करते हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि सिर्फ प्रधानाचार्य और अध्यापक का निर्देशन संबंधी यानी कि गाइड करने में क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है, ये स्पष्ट करो। सबसे पहले हम प्रधानाचार्य के दृष्टिकोण से देखेंगे, फिर हम एक अध्यापक के दृष्टिकोण से देखेंगे। तो प्रधानाचार्य के निर्देशन संबंधी भूमिका की अगर मैं बात करूँ तो देखो, एक तरीके से जो प्रिंसिपल होता है ना, जो प्रधानाचार्य होता है ना, वो उसको जो है टीचर को भी गाइड करना होता है और इन एंड इनडायरेक्टली वे में बच्चों को भी गाइड करना होता है। तो आइए समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी है भैया। तो प्रधानाचार्य निर्देशन कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान करता है। किसी भी शिक्षण संस्था की समस्त कार्य प्रणाली प्रधान की जो योग्यताओं, सूझबूझ और प्रशासकीय क्षमता पर निर्भर करती है, अतः निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था की बागडोर भी उसे ही संभालनी चाहिए। परंतु क्योंकि उसके पास अन्य उत्तरदायित्व भी होते हैं, अतः वह इस कार्य का दायित्व परामर्शदाता को भी सौंप देता है। परंतु फिर भी कुछ कार्यों का दायित्व उस पर ही होता है, उसे वह विमुख नहीं हो सकता। प्रधानाचार्य पर निर्देशन संबंधी भूमिका इस प्रकार से, किस प्रकार से? सबसे पहले आप समझो हम किसका रोल बताने जा रहे हैं, आपको प्रिंसिपल का रोल यानी प्रधानाचार्य का रोल बताने जा रहे हैं। निर्देशन के क्षेत्र में क्या है, पॉइंट्स के माध्यम से समझिएगा। निर्देशन सेवाएं विद्यालय कार्यक्रम का अंग बनकर कार्य कर रही हैं या नहीं। निर्देशन कर्मचारियों में उनका योग्यता अनुसार कार्यों का वितरण करना, है ना, कि पता चले पियून है तो वो घंटी बजाएगा, छोटे स्तर का मास्टर है तो कक्षा 1, 2, 3 में पढ़ा रहा, जिसके पास एलिजिबिलिटी है हायर क्लासेस में पढ़ाने की तो वो उसको उस जगह पे भेजना। पता चले जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, जो बहुत ऊपर लेवल पे पढ़ा सकते हैं, उनको आप नर्सरी क्लास का क्लास टीचर बना दो, तो ये नहीं होना चाहिए ना। सबकी योग्यता के अनुसार कार्यों का वितरण होना चाहिए। भौतिक व आर्थिक संसाधन जुटाना, है ना, निर्देशन समिति का निर्माण करना, सेवाकालीन निर्देशन प्रशिक्षण की व्यवस्था शिक्षकों हेतु करना, निर्देशन संबंधी उपयुक्त साहित्य की व्यवस्था करना, अभिभावकों, समुदाय तथा अन्य निर्देशन अभिकरणों से संबंध स्थापित कर आवश्यकता अनुसार विशेष रूप से समस्याग्रस्त बालकों को समस्या समाधान का प्रयास करना, योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना, शिक्षकों व अभिभावकों के इस कार्यक्रम की महत्ता से परिचित व अभिमुखन करना, जैसे संगोष्ठी आयोजन, वार्ता, इन सब के द्वारा कार्यक्रम का मूल्यांकन कराते रहना और आवश्यकता अनुसार जो आपको लगे कि नहीं यहाँ पर ये चेंज होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए, तो एज अ प्रिंसिपल उनकी ये एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो उन चीज़ों को करें। उसके बाद अध्यापक के निर्देशन संबंधी जो भूमिका होती है वो स्कूल में छात्रों के साथ सर्वाधिक संपर्क में आने वाला व्यक्ति क्या होता है? अध्यापक होता है। बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा अगर कोई टाइम स्पेंड करता है स्कूल में तो वो कौन होता है बेटा? टीचर होता है।
अध्यापक विद्यार्थियों का अध्ययन विभिन्न परिस्थितियों में कर सकते हैं। वह उनकी समस्याओं का निदान अध्यापन के समय कर सकते हैं। निर्देशन कार्यक्रम में अध्यापकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। निर्देशन कार्यक्रम में उनके उत्तरदायित्व किस प्रकार से होते हैं? इस प्रकार से होते हैं। पहला, कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु अनुकूलन परिस्थितियों की व्यवस्था करना, उनके साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके उनकी शैक्षिक व्यावसायिक व्यक्तिगत समस्याओं को ज्ञात करके समाधान के प्रयास करना। दूसरा, शैक्षिक एवं व्यावसायिक सूचना प्रदान करना। विद्यार्थियों की भावी योजनाओं हेतु उन्हें इस प्रकार की सूचनाएं प्रदान कर सहायता दी जाती है, क्योंकि सूचनाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। तो आगे जानकारी भी उपलब्ध कराना किसका कार्य है? टीचर का कार्य है। एक टीचर के मतलब लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपने बच्चों को क्या करे? निर्देशित करे। विद्यार्थियों को पुस्तकालय का उपयोग सिखाना, विद्यार्थियों को पुस्तकालय का उपयोग सिखाना और साथ में अभिभावकों व सामाजिक अभिकरणों से संपर्क स्थापित करना तथा विद्यार्थियों को बहुमुखी विकास हो सके, मतलब पेरेंट्स तक बच्चों की बातें पहुंचाना, ताकि बच्चे का नेचर कैसा हो जाए? इंट्रोवर्ट ना हो, अंतर्मुखी ना होकर के कैसा हो? बहिर्मुखी हो। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कोर्स ही कंप्लीट कराने पे एज अ टीचर ध्यान दो। नहीं, बच्चों के अंदर भाई बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे होगा? जब आप उनको खेल भी खिलाओगे, भाषण प्रतियोगिता भी कराओगे, वाद विवाद भी कराओगे, डिबेट कंपटीशन है ना, स्पीच कंपटीशन, सिंगिंग है, कविताओं को लिखना, लेख लिखना है ना, और उसके बाद में खेल कराना, दौड़ कराना, इस तरीके की चीज़ें जो होती है ना बेटा, वो कहते हैं हम पाठ्य सहगामी क्रियाएं। मतलब चीज़ों को पढ़ाने के साथ साथ आपको इन चीज़ों पे भी एज अ टीचर फोकस करना पड़ेगा। अभिलेख तैयारी, मतलब विद्यार्थियों के समस्त प्रकार की जानकारी से संबंधित अभिलेख तैयार करना चाहिए। सामान्यतः संकलित आलेख पत्र में विद्यार्थियों के समस्त पक्षों यथा शारीरिक, शैक्षिक, बौद्धिक, अभिवृत्ति संबंधी रुचियां आदि का लेखा जोखा रहता है, इन्हें समय अनुसार पूर्ण करना चाहिए। विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है ना, निष्पक्ष, ऐसा नहीं कि भाई जो बच्चा पढ़ने में ज़्यादा तेज है आप उसको जो है बहुत ध्यान दे रहे हो, है ना। आपको पूरे क्लास में निष्पक्ष व्यवहार बच्चे के साथ करना है ना, सबके साथ अच्छे से रहना। ये नहीं कि जो टॉपर्स हैं, जो रैंकर्स हैं, सिर्फ आप उन्हीं को मोटिवेट किए जा रहे हो, आपको पूरी क्लास को लेकर के चलना है। समूह निर्देशन कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, जैसे विशेषज्ञों की वार्ता, भ्रमण करवाना, बच्चों को प्रदर्शनी आदि कार्यक्रमों का आयोजन कराना, ये सब एज अ टीचर आपको करना पड़ेगा, ताकि बच्चे का क्या हो सके? सर्वांगीण विकास हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, निर्देशन एवं परामर्श में अभिभावक और वार्डन की क्या भूमिका होती है? ये क्वेश्चन हम आपको कल करा रहे होंगे अच्छे से, है ना। तब तक के लिए एक बार हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे अंत में बस जानकारी के रूप में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि बहुत जल्द आपके लिए ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। एक कमेंट आपका हमें मोटिवेट करता है बहुत। इतने दिन से क्लास नहीं हो रही थी, अगर आप रेगुलर क्लास चाहते हैं, वैसे तो रेगुलर ही होगी, तो आप लोग चैनल पर कमेंट ज़रूर करते रहा करिए, ठीक है। उसके बाद में आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 के कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। पीजी पॉइंट ऐप पे आपके पीडीएफ कोर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं, कोर्स ज़रूर ले लीजिए, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल। और उसके बाद में हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? टेलीग्राम चैनल का नाम भी पीजी पॉइंट है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और सुनो, सब लोग सीटेट का पेपर देने जा रहे हो, तो बेटा इससे सस्ती पीडीएफ कहीं नहीं मिलनी है। पहले हम आपको बता दे रहे हैं, मात्र 49 रुपये में एक सब्जेक्ट की पीडीएफ का कोर्स अवेलेबल है। अगर आप कंप्लीट, देखो ऐसे 5 सब्जेक्ट होते हैं ना, तो ऐसे आपको लगभग 250 के एक लोगे तो 250 का पड़ेगा। एक लोगे तो अगर एक पूरा कंप्लीट कोर्स लोगे तो कोर्स के सेक्शन में जाके 199 रुपये के ले सकते हो, ठीक। अब आप सोच लोगे कि नहीं मैम हमको सब कुछ आता है ना, मेरी केवल मैथ्स पेडागोजी नहीं अच्छी है और हमको बस उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो हमने कहा मात्र 49 रुपये खर्च करो और मैथ्स पेडागोजी की पूरी थ्योरी पढ़ो और उससे संबंधित 500 एमसीक्यूज करो। अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए तो 199 रुपये खर्च करो और कम से कम हर एक सब्जेक्ट के 500 एमसीक्यूज, इस तरीके से 2500 एमसीक्यूज, और हर सबसे बड़ी बात तो है हर विषय की पेडागोजी की थ्योरी का आपका अल्टीमेट रिवीजन होगा उसमें। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आपको हार्ड कॉपी में नोट्स चाहिए सीटेट का, क्योंकि बीएड का नोट्स हार्ड कॉपी में अवेलेबल नहीं है, अगर सीटेट का चाहिए तो आप एक नंबर हम दे रहे हैं, उस पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करिएगा 9411969120 पर, तो आपको सीटेट की हार्ड कॉपी के नोट्स भी जानकारी मिल जाएगी, ठीक। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।